हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मुंडल फ्लेमिंग इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। इससे पहले मैंने मुंडल फ्लेमिंग पे एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बात करी है व्हेन देयर इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। तो यहाँ पर केस है जब इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है मार्केट में। तो इसको पढ़ते हैं आज हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है क्या? मुंडल फ्लेमिंग मॉडल दो जनों ने मिलकर बनाई है, मुंडल एंड फ्लेमिंग। इन्होंने ना एक्सटेंशन करा है ISLM मॉडल का। ठीक है, ISLM मॉडल होता है हमारा, हम पढ़ते हैं IS होता है जो हमारी गुड्स की मार्केट को दिखाता है और LM हमारा मनी मार्केट को दिखाता है। ISLM मॉडल है, LM दिखाता है मनी मार्केट और IS दिखाता है हमारा गुड मार्केट। लेकिन इन दोनों के साथ साथ ना मुंडल फ्लेमिंग ने हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को भी ऐड कर दिया, यानी कि ओपन इकोनॉमी को इन्होंने ऐड कर दिया कि व्हेन देयर इज ओपन इकोनॉमी, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, इंटरेस्ट रेट हर कंट्री में अलग है, तो वो ओपन है अब ट्रेड करने के लिए। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो मुंडल फ्लेमिंग क्या है? ये एक्सटेंशन है ISLM मॉडल का टू एन ओपन इकोनॉमी। और ये इंटरेक्शन दिखाता है आपका गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का इंटरेक्शन तो आपका ISLM में ही होता है, लेकिन ये यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है अंडर डिफरेंट एक्सचेंज रेट। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन होंगे तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट एक्सचेंज रेट को मानती है, कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करती है, कोई फ्लेक्सिबल। तो ऑफ कोर्स जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट दो टाइप के हो जाते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। तो उन्होंने हर एक केस में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट बताया हुआ है। इसके साथ साथ मुंडल फ्लेमिंग मॉडल ने पूरे वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में बांटा है। वो क्यों बांटा है? वो इसलिए बांटा थोड़ा सा रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी जो कंट्रीज हैं कई ऐसी है जो डेवलप्ड है, कई डेवलपिंग है और कई मतलब अभी उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं करी है, बहुत मतलब पीछे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स। कहीं में है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी जो कि पूरी डेवलप्ड में मान सकते हो, या कई कंट्रीज हैं जहां पे परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है जिनको कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे ही कर लो, वो तैयार है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। कई है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी जो आज हम बात करेंगे, जहां पर कैपिटल फ्लोज में थोड़ा सा बैरियर्स है, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा लेते हैं, वहां पे कैपिटल कंट्रोल कोई रिस्क है। ठीक है, और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी जो हमने जो मेरी मुंडल फ्लेमिंग की पहली वीडियो थी उसमें हमने परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की बात करी थी, जहां पर फ्रीली कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर है इम्परफेक्ट, यानी कि थोड़े से रेस्ट्रिक्शन है। एक थर्ड होती है नो कैपिटल मोबिलिटी, जहां पर मना कर रखा है कि कहीं भी किसी भी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, जो कि ज्यादातर आपको अंडर डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स में दिखेगा। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने के लिए मुंडल फ्लेमिंग ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो लिए ही हैं, उनके साथ साथ कैपिटल मोबिलिटी को भी पिक्चर में लाए हैं कि व्हेन देयर इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, व्हेन देयर इज इनपरफेक्ट एंड व्हेन देयर इज नो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैपिटल मोबिलिटी की। तो ये 3 टाइप की होती है जैसे हमने पढ़ा। एक होती है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कर्व होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्री इनफ्लो आउटफ्लो होगा आपका कंट्रीज के बीच में। फिर आता है नो कैपिटल मोबिलिटी, कि कोई भी कैपिटल की मोबिलिटी नहीं होगी, हमारे पास जितनी आउटपुट है, इनकम है, वो उतनी ही रहेगी, ना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका हमारी बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और थर्ड आती है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, जो कि हम बात करेंगे, जो जिसमें हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का हमारा डायग्राम ये होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कर्व है ना वो हमें दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट व्हेन देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज 0।
ठीक है, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो यहाँ पे बराबर हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन हमारा बीपी लाइन दिखाता है। अब आप कहोगे यहाँ पे बीपी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे बीपी लेस देन जीरो क्यों लिखा हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमें निकलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का क्या है। करंट अकाउंट में हम बात करते हैं सेल परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज, कोई ट्रांसफर पेमेंट हुई, वो चीजें लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में वो होते हैं जो कि कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, इनकी बड़ी जो मोटी ट्रांजैक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट में आती है, छोटी मोटी गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट हो रही है वो हमारी करंट अकाउंट में आती है। आप इसको इस वे में समझे तो बहुत बढ़िया है। फिर हायर इनकम, अगर मैं इनकम की बात करूं जो कि एक्स एक्सिस पे है, हायर इनकम का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में लोगों के पास अगर हायर इनकम है तो वो क्या करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। इंपोर्ट ज्यादा करने का मतलब हमारा नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, या इंपोर्ट ज्यादा करने का मतलब हमारा आउटफ्लो ज्यादा होगा मनी का, होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए जब इनकम ज्यादा होती है तो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट, मैंने आपको क्या बोला, करंट अकाउंट में सेल परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज आएगा, तो अगर मैं गुड्स की परचेज ज्यादा करती हूँ तो मेरे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब करंट अकाउंट मेरा हो गया नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। वहीं पे अब मैंने हायर इनकम की बता दी आपको, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा। अगर इंटरेस्ट रेट मान लो यहाँ पे है, इधर इंटरेस्ट रेट है मेरा, तो हायर इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे में ज्यादा होगी। फॉरेनर्स को लगेगा यार यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया का बहुत ज्यादा हाई है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कैपिटल इनफ्लो इंडिया में आएगा, जिससे क्या होगा, मेरा कैपिटल अकाउंट अच्छा हो जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। और मैंने आपको पहली मुंडल फ्लेमिंग में भी यही बताया था कि हमेशा कैपिटल अकाउंट का जो वेटेज होता है ना, वो सॉरी, जो कैपिटल अकाउंट का वेटेज होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है करंट अकाउंट से। तो अगर कैपिटल अकाउंट आपका पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, उसका ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो तो बढ़िया रहेगा, नेगेटिव हो तो कम रहेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बीपी के ऊपर वाली बात, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी फॉरेन, तो वो डोमिनेट करेगा। जैसे ये चीज आप चीज माइंड में रखिए कि अगर मैं बीपी कर्व के अबव की बात करती हूँ तो हायर इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट है और कैपिटल इनफ्लो डोमिनेट करेगा, जो भी कैपिटल अकाउंट में होता है ना वही चीज डोमिनेट करती है। तो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट ज्यादा इनफ्लो लाएगा, वो डोमिनेट करेगा, तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आएगा। वहीं पे नीचे बात करें तो नीचे इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा और इंटरेस्ट रेट हमारा होगा कम, तो लो इंटरेस्ट रेट है तो वो डोमिनेट करेगा, तो कैपिटल आउटफ्लो डोमिनेट करेगा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा डेफिसिट में। ये चीज आप माइंड में रख लो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट और कैपिटल का मिक्सचर होता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट ही डिटरमाइन करता है सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा होता है, क्योंकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर रहा है, मतलब बड़ी बड़ी आइटम जो कि एसेट्स और लायबिलिटी एक कंट्री के इंपैक्ट होता है, वो चीज सारी हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर अबव है तो हायर इंटरेस्ट रेट है, हायर इंटरेस्ट रेट पे इनफ्लो ज्यादा होगा और वही डोमिनेट करेगा। वहीं पे बिलो में इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब लो इंटरेस्ट रेट है, तो आउटफ्लो ज्यादा होगा और वही डोमिनेट करेगा, तो इसलिए हम डेफिसिट में होंगे। अब आगे चलते हैं, केस ले लेता है फिस्कल पॉलिसी। दो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, या तो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पहले हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है वो पता ही हमें, और फिस्कल पॉलिसी की सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो डायग्राम इसका कुछ ऐसे होगा, घबराना नहीं है, अभी हम शुरू कर रहे हैं कैसे करना है इसको। फिस्कल पॉलिसी, मान लो गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी लगाई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब या तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देगी या टैक्सेस को अपने कम कर देगी। इन बोथ केसेस में हम कहते हैं देयर इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जी बढ़ जाना या टी का कम हो जाना। इसकी वजह से क्या होगा,
जी या टी किसके कंपोनेंट है? एग्रीगेट डिमांड के। तो जब भी इनमें से कोई भी चेंज होता है, जी बढ़ता है या टी कम होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है आईएस कर्व बढ़ जाना। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड फ्रॉम IS0 टू IS1। तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ कर्व। ये हमारा है बीपी कर्व। सबसे पहला ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा है आईएस कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूं, ये आईएस कर्व है हमारा। एलएम कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, इसको मैं और किसी पेन से कर देती हूँ ये। तो ये हमारा है इनिशियल पॉइंट जहां पर तीनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि दिस पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो गई और गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दिया, टैक्सेस कम कर दिए, कुछ भी करा। तो उससे क्या हुआ? हमारा आईएस कर्व, क्योंकि एडी बढ़ा रही है, एडी जब इंक्रीज होता है तो उसका मतलब है आईएस भी इंक्रीज होना। तो आईएस कर्व शिफ्ट हो गया IS0 से IS1 पे। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। पहले में मैं ज्यादा टाइम लूंगी, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, थोड़ा बेस बन जाएगा आपका। तो अब हम आ चुके हैं IS1 पे। बीपी लाइन मेरी ये है, LM मेरी ये है। अब देख लो नया IS और LM का इंटरसेक्शन कहाँ है? तो हम ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पे इस पॉइंट पे। फिस्कल पॉलिसी जब लगा दी तो हम इस पॉइंट पे हैं। पहले 1 पे थे, अब हम आ चुके हैं 2 पे। अब 2 पे क्या है? सॉरी, ये है हम यहाँ पे। तो 2 पे हैं, तो 2 पे क्या है? इनकम भी ज्यादा है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट ये है और y मान लो 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब ये पॉइंट बीपी लाइन से, यानी कि रेड वाली लाइन से ऊपर लाई कर रहा है। तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा? अभी हम पीछे पड़ गए हैं, ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन वो कैसे होगा? आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो उससे इंक्रीज इन आई हो गया। ये मैंने दिखा दिया, जब भी हम राइटवर्ड शिफ्ट हुआ आईएस कर्व आपका यहां से यहां पे, तो आईएस जब ये हुआ तो हमारा आई इंक्रीज हो गया और हमारा वाई भी इंक्रीज हो गया। वो मैं दिखा चुकी हूँ, Y2 और I2। आई बढ़ने से क्या हुआ? डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है फॉरेनर्स के लिए, तो इसलिए इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा। वहीं पे इनकम बढ़ी है, तो हायर इनकम का मतलब इंपोर्ट ज्यादा है हमारे, और इसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? बीओपी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। और आप ये भी कह सकते हो डायरेक्टली कि बीपी लाइन से, अब जो पॉइंट 2 है वो बीपी लाइन से ऊपर है, तो यहां पर हमारा बीपी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसे पढ़ लो, या मैंने रीजन भी बता दिए। अब जब बीपी ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जब हमारी करेंसी की डिमांड फॉरेन मार्केट में फॉरेनर्स के लिए बहुत ज्यादा है और हमारी इनफ्लो बहुत ज्यादा आ रही है फॉरेन करेंसी की, तो हम क्या कहेंगे? भाई हमारी करेंसी की तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इससे हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब एप्रिसिएशन होने से क्या होता है? एप्रिसिएशन, अगर हमारी रुपीज एप्रिशिएट हो गया तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर मैं आपसे पूछूं, तो हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे। इससे नेट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? वो डिटोरिएट हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया। नेट एक्सपोर्ट कम होने का मतलब, या हमारा इंपोर्ट ज्यादा करने का मतलब, हमारा करंट अकाउंट जो है, जो कि बीपी कैपिटल और करंट अकाउंट से बना है, तो करंट अकाउंट अब डिटोरिएट हो रहा है, जिसकी वजह से बीपी हमारा कम हो जाएगा। अब आप ये लाइन पढ़ो, बीपी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा एप्रिशिएशन होने के बाद। अगर रुपी एप्रिशिएट हो जाता है तो ऑफ कोर्स है हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए फॉरेन गुड्स सस्ते हो गए हैं, तो हम इंपोर्ट बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट कम कर देंगे, और जिसकी वजह से मेरा जो करंट अकाउंट है हमारी कंट्री का, वो डिटोरिएट हो जाएगा।
तो हमारा जो बीपी कर्व है अब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो चुका है। बीपी 0 से अब हो गया बीपी 1 पे। उसी सेम टाइम मैं कह रही हूं मेरा नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो नेट एक्सपोर्ट किसका कंपोनेंट है? एडी का। और एडी जब कम होगा तो आईएस भी कम होगा, तो आईएस फर्दर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पूरा नहीं शिफ्ट होएगा लेकिन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हम अब आ गए हैं IS2 पे। तो अब इंटरसेक्शन देखो LM 0 का, क्योंकि LM कर्व कोई मूव किया नहीं। बीपी कर्व BP 0 से BP 1 पे आ चुका है, और IS कर्व IS 0 से पहले IS 1 पे गया, फिर IS 2 पे गया। तो ये जो पॉइंट आया तीनों का इंटरसेक्शन, दिस वुड बी आर फाइनल। जो हमारा इंटरसेक्शन आया वो यहां पर आया येलो पॉइंट पे। तो अगर मैं अब कंपेयर करूं इनिशियल इनकम और फाइनल में, तो Y0 से Y1 हो चुकी है, और इंटरेस्ट रेट भी I0 से I1 हो चुका है। तो मेरा अगर आप रिजल्ट की बात करो तो इसमें हमारी इनकम भी बढ़ी है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है। अगर ये समझ ना आए, मैं कह रही हूँ आप दोबारा 2-3 बार ये स्लाइड देखो, क्योंकि अगर आपको ये केस समझ आ गया आपको आगे के तीनों केस समझ आ जाएंगे। अगर ये नहीं आया तो आगे भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, यहां पर हमारा आ गया हायर इनकम आ गई, हायर इंटरेस्ट रेट आया, लेकिन ये जो है ना पूरा इम्पैक्ट, पूरा इफेक्टिव नहीं कह सकते फिस्कल पॉलिसी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखोगे तो IS 0 से IS 1 पे शिफ्ट हुआ था, 2 पॉइंट पे हम जा सकते थे, लेकिन ये 2 पॉइंट पे जाने की बजाय ये और हमें बैकफायर कर गया और हमें Y2 से ये इस साइड ले आया, लेफ्ट साइड, है ना। नहीं तो हम Y2 पे रहते, अपना I2 पे रहते, दोनों चीज हायर होती, लेकिन हम फाइनल जो हमारा पॉइंट है वो नीचे आया, मतलब Y भी कम कर दिया और I भी कम कर दिया I2 से। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो लेस इफेक्टिव है इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम यहां से एक बारी में यहां पे गए हैं, लेकिन हम इधर जाने के बाद फिर वापस इधर आए हैं, तो आधा जो इम्पैक्ट है हमारा क्राउड आउट हो गया। तो रीजन क्या है? क्योंकि जब हमारा हायर इंटरेस्ट रेट हुआ, मतलब ये वाला जब इंटरेस्ट रेट हुआ, तो इससे करेंसी हमारी एप्रिशिएट हो गई, और करेंसी एप्रिसिएशन से क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट वर्स हो गया। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ? हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, जिससे क्राउड आउट हो गया, हायर बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ? हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? B माइनस I माइनस BI, ये होता है ना हमारा फंक्शन। तो इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ ना, पहले हमारी इनकम अच्छी भली यहाँ से यहाँ बढ़ी थी, लेकिन फिर कम हो गई, ये क्राउडिंग आउट दिखा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं फिस्कल पॉलिसी हमारी इनकम और इंटरेस्ट रेट बढ़वाती तो है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो डिमिनिशिंग हो जाती है, मतलब पूरा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती, और ये ऑफसेट कर देती है इतना पोर्शन दोनों साइड में। तो इसलिए कह रहे हैं लेस इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव नहीं कह रहे, लेस इफेक्टिव कह रहे हैं। आई होप यहां तक समझ आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे केस में, जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी आ गया है, फिस्कल पॉलिसी नहीं, अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात होगी। तो डायग्राम इसका ऐसे दिखेगा। सबसे पहले हमने गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब LM कर्व शिफ्ट हो जाना। तो LM कर्व LM 0 से LM 1 पे शिफ्ट हो चुका है। अब पहले का फर्स्ट इंटरसेक्शन निकाल लो, BP 0 IS 0, इंटरसेक्शन हमारा पॉइंट 1 ये है। फिर LM कर्व शिफ्ट हुआ तो हम पहुंच गए हैं, IS यही रहेगा, हमारा LM ये वाला होगा पॉइंट 2, जब LM कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पे, तो LM कर्व शिफ्ट हुआ तो दो चीज हुई, I हमारा कम हो चुका है और इनकम हमारी बढ़ चुकी है। I हमारा पहले I0 था, ये कम हो चुका है। ठीक है, और इनकम हमारी बढ़ चुकी है।
इंटरेस्ट रेट जब कम होगा उसका क्या मतलब है, फॉरेन मार्केट बिकम मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फॉरेन जो मार्केट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई, वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है क्योंकि हमारा तो फॉल हो चुका है। वहीं पे इनकम इंक्रीज हुई है तो हम इंपोर्ट ज्यादा कर देंगे, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, और अब अगर मैं .2 की बात करूं तो ये कहाँ लाई कर रहा है, बीपी के। बीपी हमारा ओरिजिनल ये है अपवर्ड स्लोपिंग बीपी 0, अब ये लाई कर रहा है नीचे, यानी कि बीओपी आपका लेस देन 0 है, डेफिसिट है। तो इस केस में जब हम कह रहे हैं कि फॉरेन मार्केट ज्यादा हमारे लिए अट्रैक्टिव हो गई है तो आउटफ्लो ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट होगी क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अब डेप्रिशिएट हो गया, मान लो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंपोर्ट को कम कर देंगे, और क्योंकि डेप्रिशिएट हो गई तो फॉरेनर्स के लिए अब हमारे गुड्स चीपर हो गए, तो एक्सपोर्ट हम बढ़ा देंगे। इससे क्या हुआ, नेट एक्सपोर्ट हमारा सुधर गया। नेट एक्सपोर्ट्स जब सुधरा तो आईएस कर्व शिफ्ट होगा या नहीं होगा, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है। अब ग्राफ में दिख गया, आईएस कर्व हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। अब बीपी पे क्या होगा, अब जब नेट एक्सपोर्ट सुधरा है हमारा तो कौन से अकाउंट अच्छा हुआ है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हमारा। अब करंट अकाउंट इंप्रूव हो चुका है क्योंकि हमारा इंपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया है, जिससे बीपी कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। बीपी कर्व कब शिफ्ट होगा, जब करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, है ना। तो यहां पर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट हमारा इंप्रूव हो रहा है, इसलिए बीपी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। फिस्कल पॉलिसी के केस में करंट अकाउंट हमारा डिटोरिएट हो रहा था, इसलिए बीपी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था। तो बीपी कर्व भी शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, आईएस भी शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। अब तीनों का नया इंटरसेक्शन देख लो, जहां पर वो मीट करेंगे दिस पॉइंट पे, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन का। और हम कंपेयर किससे करेंगे, इनिशियल 1 से। 1 से हम 3 पे आ चुके हैं। 1 और 3 में देखो क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इनकम हमारी बढ़ी है। लेकिन ये तब हुआ है जब मैंने इतना शिफ्ट किया, एलएम को ज्यादा शिफ्ट कर दिया, बीपी को थोड़ा कम किया, आईएस को बिल्कुल ही कम किया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शिफ्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही हो, वो डिपेंड करता है आप कितना शिफ्ट कर रहे हो। तो इंटरेस्ट रेट ये कह रहे हैं इस केस में हमारा लोअर आए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि लोअर ही आए, ये हो सकता है कांस्टेंट भी हो या हो सकता है हायर भी हो, ठीक है। लेकिन हमारा इनकम जो है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट हो सकता है यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे है, ये इंटरसेक्शन हो सकता है इंटरेस्ट सेम इंटरेस्ट रेट पे भी आ सकता है, अगर मैं बीपी को सिर्फ यहीं पे कवर यहीं तक शिफ्ट करूं और आईएस को मैं ज्यादा कर दूं, या ये हायर भी हो सकता है। जैसे हम डिमांड और सप्लाई वाले में पढ़ते हैं कि किसका मैग्नीट्यूड इंपैक्ट करेगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी को, इन द सेम विद दिस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इस केस में इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के केस में मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कंप्लीटली इफेक्टिव होती है। क्यों, क्योंकि ये लोअर इंटरेस्ट रेट, फाइनल हमने क्या देखा, इंटरेस्ट रेट कम है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो गई, कंजम्पशन भी इंक्रीज करेंगे। इट एनकरेज करेंसी की डेप्रिसिएशन को एनकरेज करते हैं, और डेप्रिसिएशन का मतलब एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे एंड मिटिगेटिंग द नेगेटिव इफेक्ट जो है करंट अकाउंट में वो हट जाएगा। थर्ड, इन्होंने कोई क्राउडिंग आउट, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी क्राउडिंग आउट हमने नहीं देखा, जो कि हमने फिस्कल पॉलिसी में देखा था। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इफेक्टिव इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। आगे चलते हैं। अब बात आती है आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होगा। आई होप आपको ये पता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसमें हमारी खुद की जो गवर्नमेंट है या बैंक है वो एक्शन लेता है कि हमारा एक्सचेंज रेट उतने पे ही रहे, और यहाँ पे रीवैल्यू डी वैल्यू होती है, या आरबीआई या गवर्नमेंट मनी सप्लाई को, आरबीआई मेनली
फंक्शन में रहती है वो मनी सप्लाई को मैनिपुलेट करती है जिससे फिक्स एक्सचेंज रेट हमारा बना रहे। बस यहाँ पे ये चीज देखने वाली है। तो फिस्कल पॉलिसी है, वही बात है, या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी या टैक्सेस कम होगी। इसकी वजह से आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जो कि बिल्कुल सेम है जो हमने अभी तक पढ़ा। इसकी वजह से दो चीजें होगी, आई बढ़ेगा और वाई बढ़ेगा, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख गया। आई एस जीरो इंटरसेक्शन होगा LM जीरो से, और ये बीपी यानी कि हमारा ओरिजिनल जो पॉइंट है वो है दिस वन, जहां पे तीनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम इस पॉइंट से चल रहे हैं। अब आईएस कर्व शिफ्ट हो गया क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हमने लगा दी। अब जब ये शिफ्ट हुआ तो अब आप देखो LM वही रहेगा, आईएस भी वही रहेगा। अब हम आ चुके हैं इस पॉइंट पे, पहले थे हम यहाँ पे। आई होप यहाँ 2 पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीपी लाइन हम वही लेंगे, आईएस कर्व हम वही लेंगे, लेकिन नया आईएस कर्व जब आया उसका इंटरसेक्शन देखेंगे ओरिजिनल के साथ, तो हम 2 पे हैं। अब 2 पे आप देखोगे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, वाई भी ज्यादा है, जो कि ये दोनों दिख रहा है आपको। इंटरेस्ट रेट ज्यादा का मतलब फिर इनफ्लो ज्यादा होगा, हमारी करेंसी लोगों को ज्यादा अच्छी लग रही है फॉरेनर्स को, तो वो ज्यादा इनफ्लो करेंगे। वहीं पे इनकम बढ़ी है तो इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा होंगे। अब लोगों की यहाँ पे इनकम ज्यादा है तो ऑफ कोर्स है ना, वो फॉरेन गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे, तो इनकम बढ़ गई। और इंपोर्ट्स बढ़ने का मतलब नेट एक्सपोर्ट हमारे कम हो चुके हैं। अब इससे क्या होगा? अब आपको अगर मैं कहूं बीपी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, कैसे बताओगे? अब आप पॉज करके खुद बताओ क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे बीपी कर्व है, ये मेरा 2 पॉइंट है इसके ऊपर, तो ऑफ कोर्स है बीपी ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसके बाद क्या होगा? क्या हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी? आप बताइए यस और नो। क्या फिक्स एक्सचेंज रेट में करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होती है? नहीं होती है। तो इस केस में क्या होगा? इन ऑर्डर टू कीप द एक्सचेंज रेट फिक्स देयर इज अ प्रेशर रहेगा एप्रिसिएशन का। एप्रिशिएट हो नहीं सकती, प्रेशर ऐसे बनाएगी कि आप एप्रिशिएट करो एप्रिशिएट करो। इसीलिए सेंट्रल बैंक बीच में आएंगे और वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। मनी सप्लाई इंक्रीज का मतलब करेंसी की वैल्यू को कम करना। मनी सप्लाई जब कम होता है ना, तो हम कहते हैं लोगों के पास पैसा कम है इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब एप्रिसिएशन होने को हो रहा है, यानी कि करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? ज्यादा पैसा इकोनॉमी में बहा देगी। तो जब ज्यादा पैसा मनी सप्लाई आएगा तो ऑफ कोर्स है वो मनी मार्केट को चेंज करेगा, और वो एज अ रिजल्ट LM कर्व शिफ्ट हो जाएगा LM 0 से LM 1 पे, जिसकी वजह से हम 2 से आ जाएंगे अब न्यू LM न्यू IS और BP कर्व, यानी कि दिस पॉइंट पे। ये हमारा आ गया थर्ड पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे क्या है? इनकम तो हमारी ज्यादा है ही और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, तो फिस्कल पॉलिसी कंप्लीटली इफेक्टिव है, क्योंकि जितना पहले बढ़ा था उतना ही बढ़ा है पूरा। इनकम भी हमारी अच्छे से बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छे से बढ़ा है रिजल्ट में। आगे चलते हैं, लास्ट चीज मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और इनपरफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो LM कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड। इसकी वजह से दो चीजें आएंगी, ये दो चीजें आएंगी, कैपिटल आउटफ्लो होगा। या आप खुद समझने की कोशिश करो, मैं 3 समझा चुकी हूं। तो सबसे पहले वही इंटरसेक्शन हमारा ये था, जब LM ये है हमारा LM 0, IS कर्व IS 0 और BP तीनों का इंटरसेक्शन इस पे हो रहा है I0 एंड Y0। अब मॉनेटरी पॉलिसी लगी तो LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है। अब राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद हमारा इंटरसेक्शन नया कहाँ बना? IS और LM का दिस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट हमारा कम है और इनकम ज्यादा है, वही चीज लिखी हुई है। इंटरेस्ट रेट यहाँ का कम है मतलब आउटफ्लो ज्यादा होगा, अब लोग ज्यादा बाहर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। और इनकम ज्यादा है मतलब यहाँ के लोग वहां दूसरे गुड्स को खरीदेंगे ज्यादा, मतलब इंपोर्ट ज्यादा होगा, और इसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। अब
बीपी के नीचे आ रहा है ये इंटरसेक्शन, तो हमारा बीपी जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी कि प्रेशर रहेगा करेंसी को डेप्रिशिएट करने का। लेकिन हम डेप्रिशिएट कर नहीं सकते क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसीलिए सेंट्रल बैंक पिक्चर में आएगी और वो फॉरेन करेंसीज को बेच देगी, यानी कि उसकी सप्लाई कर देगी। फॉरेन करेंसी की सप्लाई का मतलब अपनी करेंसी को हम और मनी सप्लाई को कम करेंगी, जिससे एलएम कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। प्रेशर रहेगा कि आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करो, क्योंकि आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी करेंसी बहुत ज्यादा मार्केट में आउटफ्लो हो रही है, यानी कि दूसरी कंट्रीज के पास जा रही है। तो ये क्या करेगा सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसीज को बेचकर अपनी डोमेस्टिक करेंसीज को अपने पास लाएगा, जिससे मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। कम का मतलब LM1 वापस से LM0 पे शिफ्ट हो चुका है। तो जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पे हम इसी पॉइंट से शुरू हुए, फिर हम गए यहाँ पे राइट हैंड साइड, यानी कि फर्स्ट पॉइंट मेरा था यहाँ पर दिस पॉइंट, फिर हम आए इस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन पे जोर था, लेकिन वो कर नहीं सकते थे, तो आरबीआई ने फॉरेन करेंसीज को बाहर बेच दिया और अपनी मनी सप्लाई को कम कर दिया, जिसकी वजह से LM फिर फर्दर शिफ्ट हो गया और 1 से 2 पे गए, फिर 2 से डायरेक्ट फिर 1 पे आ गए। तो यहाँ पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, Y और I हमारे बिल्कुल जो थे वैसे ही रह गए। इसलिए हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव होती है इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। सो दैट्स इट, मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, किसमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो मेरे को जरूर बताना। और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं नो कैपिटल मोबिलिटी पर भी एक और वीडियो बनाऊं, अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो तो। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।